हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू सेशन। और इस सेशन में हम जितने भी कॉलोनियल एरा के एक्ट रहे हैं उस पे यूपीएससी ने जितने भी पीवाईक्यू पूछे हुए हैं अभी तक, वो सारी चीज़ें हम एक ही वीडियो में देखेंगे। पीवाईक्यू प्लस वो एक्ट में एक्चुअल में क्या प्रोविजंस थे, वो सब चीज़ें और उससे रिलेटेड पेरिफेरल चीज़ें भी। तो ये एक वीडियो में आज हम कवर करने जा रहे हैं। 1757 से लेकर के 1947 तक जितने भी कॉलोनियल एरा के इंपॉर्टेंट एक्ट रहे हैं, इंपॉर्टेंट लॉ रहे हैं जिससे यूपीएससी ने कुछ पूछा, तो भाई साहब उन सारी चीज़ों से हम यहाँ पे यूपीएससी के पीवाईक्यू देखेंगे। देखो, सबसे पहले कहानी देखो। ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में रोल इंक्रीज कैसे हुआ, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया में रोल की शुरुआत कैसे हुई। हम सभी को मालूम है 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्मेशन होती है, और शुरू में इनका जो पर्पस था वो भाई साहब बहुत ही स्ट्रिक्टली स्पाइसेस, कॉटन और इंडिगो ट्रेड से रिलेटेड था। इंडिगो ट्रेड क्यों? क्योंकि वेस्ट में, खासतौर पे इंग्लैंड में, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या फिर इवन प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फेज आ रहा था, ठीक है, हैंडलूम वगैरह की वहाँ पे जो और जो मोटर वगैरह का आविष्कार हुआ, उसकी वजह से कपड़े वहाँ पे इंडिया के मुकाबले, इंडिया जैसी इकोनॉमी के मुकाबले ज़्यादा सस्ती दरों पे वहाँ प्रोड्यूस होना शुरू हुआ। लेकिन उनकी कलरिंग की ज़रूरत थी, तो इंडिगो की डिमांड एकदम से वहाँ पे यूरोप में स्पाइक हुई, और इंडिगो प्रोडक्शन इंडिया उनके लिए, है ना, एक एक आइडियल एक लैंड था, राइट। तो इंडिगो का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल इसमें रहा है। इनफैक्ट अगर वो आपसे पूछें कि लगभग 1800 एडी से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में ट्रेड के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा था, राइट। इंडिया के लिए, इंडिया से ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू इंडियंस जितना एक्सपोर्ट यूरोप के लिए करते थे, स्पाइसेस, कॉटन और इंडिगो के फॉर्म में, है ना, या फिर जो अदर कुछ, है ना, जैसे हाथी दांत वगैरह बहुत एक्सपोर्ट हुआ करता था, और जो जो अदर ज्वेलरी आइटम्स एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट हुआ करती थी। तो, है ना, सिल्क की साड़ियाँ वगैरह ये एक्सपोर्ट हुआ करते थे। ये जो नेट एक्सपोर्ट था, नेट एक्सपोर्ट ज़्यादा था, तो इंडिया के बेनिफिट में ये ट्रेड था लगभग 1800 एडी तक। ये तो 1813 का जो कानून है जिसे हम आगे जानेंगे, उसकी वजह से ट्रेड इम्बैलेंस इंडिया के डिसफेवर में क्रिएट हुआ। समझ रहे हो? तो इनिशियली अगर आपसे वो एक क्वेश्चन ये भी पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का इनिशियली इंडिया की इकोनॉमी में क्या रोल था, क्या हम मुगल एम्पायर के टाइम पे या लगभग 1800 एडी के टाइम तक क्या हम नेट इंपोर्टर बन चुके थे? क्या ड्रेन ऑफ वेल्थ आउटसाइड ऑफ इंडिया हो रही थी क्या उस टाइम? नहीं। ड्रेन ऑफ वेल्थ शुरुआत में वेल्थ इंडिया की तरफ आ रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक पॉजिटिव रोल था ट्रेड में, इसीलिए मुगल एम्परर्स ने, या फिर जितने भी, है ना, बीजापुर का जो वो हो गया, और यहाँ साउथ में भी जितने भी एम्पायर्स इंडिया में या फिर जितने छोटे किंगडम्स थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को शुरुआती दौर में प्रमोट किया। क्यों? क्योंकि इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही थी। एकदम से क्या हुआ, एकदम से हमने देखा कि भाई साहब बैटल ऑफ बक्सर होती है 1764 में, और बैटल ऑफ बक्सर के बाद यहाँ बंगाल में क्या होता है कि ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में एक प्रोविज़न ये भी था कि बंगाल और उड़ीसा और बिहार की जो दीवानी राइट्स थे, जो टैक्स वसूली के राइट थे, ये किसके पास आ जाती है? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड तौर पे अपना पॉलिटिकल रोल इंडिया में प्ले करना शुरू कर जाती है। एक्सट्रैक्शन ऑफ रेवेन्यू इतना ज़्यादा हो जाता है कि 1770 में, नंबर वन, रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ? रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन की वजह से ये हुआ कि कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो रेवेन्यू जा रहा था टोटल एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस के शेयर का रेवेन्यू ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ज़्यादा जा रहा था। इनफैक्ट जो जमींदार थे, जो जमींदार क्लास थी, उनके पास भी उतना रेवेन्यू अब नहीं बचा कि वो अपनी लैंड पे इन्वेस्ट कर सके, है ना। तो ये भी एक एक प्रॉब्लम हुई। जोतेदारों के पास भी कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैपिटल नहीं बची, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बिकम एन ऑल एक्सट्रैक्टिंग पावर। इसके पास हर चीज़ एक्सट्रैक्ट होकर के जा रही थी।
इसकी वजह से आप देखेंगे बंगाल में 1770 में एक फेमाइन आता है। इसी फेमाइन की वजह से आप, है ना, थोड़ा आगे जब हम देखेंगे, इस एक फेमाइन को क्रिटिसाइज किया जाता है भाई साहब इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है इस फेमाइन को, कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे ही अपने हाथ में शासन लिया, और तो उसकी वजह से अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉम्पिटिटर्स यूरोप में भी थे, इंग्लैंड में भी थे। अभी तक तो एक्सक्लूसिव राइट्स इशू कर रखे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने, लेकिन अदर कॉम्पिटिटर्स, अदर कंपनीज ऑफ इंग्लैंड भी चाहती थी कि उन्हें कोई फेयर शेयर ऑफ ट्रेड इंडिया के ट्रेड में मिले। अब उनके पास बहाना क्या हुआ, जो इंग्लिश कैपिटलिस्ट क्लास थी उनके पास ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को, रिजीम को क्रिटिसाइज करने का बहाना मिल गया। इसीलिए जो है पहली बार फर्स्ट इंटरवेंशन होती है रेगुलेटिंग एक्ट की 1773 में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जो है पास किया जाता है। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल, हालांकि अभी भी पोजीशन गवर्नर जनरल की थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, लेकिन उसका अब जो ऑफिशियल स्टेटस है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसकी डेजिग्नेशन कर दी जाती है। वॉरेन हेस्टिंग्स पहला ऐसा गवर्नर जनरल था। तो अगर वो बोले कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहला कौन रहा, वॉरेन हेस्टिंग्स। लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हम बहुत बाद में 1833 में पढ़ेंगे, उसकी कहानी बाद में है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स। इसको असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी जाती है। इनफैक्ट इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है क्राउन के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव डाले जाते हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट्स थे इनको प्राइवेट ट्रेड करना डिसअलाउ कर दिया जाता है, क्योंकि भाई साहब इन्होंने इंडिया में इतना ज़्यादा रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स ने, कि ये इंडिया में प्राइवेट ट्रेड करना शुरू कर चुके थे। इन्होंने इंडिया में ब्राइब एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था, और 10 ही साल में इन्होंने मैसिव वेल्थ क्रिएट कर दी थी, और यूरोपियन इस बात को देख रहे थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स को पहली बार प्राइवेट ट्रेड पे बैन लगा दिया, ब्राइब्स के एक्सेप्टेंस पे बैन लगा दिया। और इंपॉर्टेंट बात ये समझो कि जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी, एक और बात हुई थी जब आप एंग्लो मराठा वॉर के बारे में, है ना, देखेंगे तो 1770s में एक और कंट्रोवर्सी हुई थी। वो ये कि जो, ठीक है, जो क्या कहते हैं, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने जो आई थिंक उनका, है ना, मराठा जो उस टाइम पे क्योंकि वॉर चल रही थी बिटवीन, उस टाइम ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई थी, है ना, 1770s की ही बात है। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने एक ट्रीटी की थी जिसे बंगाल की प्रेसिडेंसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो बॉम्बे और बंगाल की, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की ही 2 प्रेसिडेंसीज के बीच में फ्रिक्शन मराठा के साथ ट्रीटी की वजह से हो गई थी, और ये ट्रीटी ऑफ सालबाई की ही टाइम की बात है ना। ट्रीटी ऑफ सालबाई जब कंक्लूड की गई थी, तो वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने कंक्लूड की थी। तो उसकी जो कुछ टर्म्स थी, उनमें से कुछ एक टर्म्स जो है बंगाल की प्रेसिडेंसी को एक्सेप्टेड नहीं थी। इनफैक्ट एक फोर्स बंगाल की प्रेसिडेंसी ने भेजी अगेन मराठा एम्पायर पे, उस टाइम के जो मराठा किंगडम था उस पे इन्वेजन करने के लिए। तो बंगाल और मराठा के बीच भी फ्रिक्शन उस टाइम पे डेवलप हो चुका था। इस चीज़ को कंसिडर करते हुए जो बंगाल और मद्रास की 2 प्रेसिडेंसीज थे, उन दोनों प्रेसिडेंसीज को सबॉर्डिनेट कर दिया बंगाल की प्रेसिडेंसी के, और सुप्रीम कोर्ट एक इस्टेब्लिश कर दिया गया कलकत्ता में, ठीक है, टू रेगुलेट द जुडिशियल अफेयर्स especially related to European subjects in India. European subjects in India were not to be to be adjudicated. Their matters were not to be adjudicated by Indian courts. कोर्ट ऑफ मुंसिफ और कोर्ट ऑफ फौजदार के अंडर भारत में उन पे कोई मुकदमा नहीं चलता था यूरोपियन सब्जेक्ट्स पे। यूरोपियन सब्जेक्ट्स पे सिर्फ और सिर्फ
इंग्लिश कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता में ही उन पे मुकदमा चलाया जा सकता था। एक इंपॉर्टेंट बात यह है ना। अब इस पे जितने भी आगे सवाल आएंगे वो हम देखेंगे, इससे पहले थोड़ी एक और कहानी देख लेते हैं कि रेगुलेशन का आपने देख लिया, रेगुलेशन की जरूरत क्या पड़ी। नंबर 1 बंगाल फेमाइन, जिसे बहुत क्रिटिसाइज कर दिया गया था। नंबर 2 फ्रिक्शन, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल के बीच फ्रिक्शन पैदा हो रहा था, इसलिए बंगाल की जो प्रेसिडेंसी थी उसे है ना, उसे टॉप लेयर में रख दिया गया और गवर्नर जनरल जो बंगाल का था उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, ये उसकी डेजिग्नेशन थी। 10 साल बीते लगभग, अब क्या हुआ? अब एक और प्रॉब्लम आ गई, वो है ना वो प्रॉब्लम क्या आई, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास यहां पर काफी ज्यादा ओवर राइडिंग पावर्स अभी भी देकर रखी गई थी, राइट। और इंपॉर्टेंट बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, इसके पास एक्सेसिव पावर्स आ गई थी, एक्सेसिव अथॉरिटेरियन पावर्स आ गई थी। इसी चीज को फिर ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उसने रिकॉग्नाइज किया कि नहीं, गवर्नर जनरल और इसकी सिर्फ 4 मेंबर की काउंसिल के पास आपने इतनी सारी पावर्स दे दी है, तो हम क्या करेंगे, हम ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स, वो अब धीरे 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 ब्रिटिश पार्लियामेंट अब कोशिश कर रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो इंडिया में पावर कंसोलिडेट कर दी है, हम उसमें अपना एक शेयर रखें। वो शेयर इन्होंने कैसे अपना रखा, एक नई बॉडी क्रिएट कर दी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, लगभग 24 मेंबर का एक कोर्ट था, जिसमें कि है ना, जिसका काम ये ईस्ट इंडिया कंपनी का था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ईस्ट इंडिया कंपनी के अपने ऑफिशियल्स थे, इनका काम था ट्रेड और कमर्शियल अफेयर्स से डील करना, है ना। तो ये ब्रांच अलग कर दी गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल अलग कर दिया गया, जिस पे ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश पार्लियामेंट का सुप्रीम सुपरविजन था। इनफैक्ट इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो एक रिप्रेजेंटेटिव था, वो ब्रिटिश जो कैबिनेट थी उसका एक एक मेंबर, कैबिनेट मिनिस्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मेंबर हुआ करता था। ये एक नई ब्रिटिश गवर्नमेंट बॉडी थी, जिसमें है ना, जिसका काम अब रखा गया कि आप सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू ऑपरेशंस को इंडिया में डील करेंगे। और पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में जो टेरिटरी एक्वायर कर रखी थी, उन टेरिटरीज को पहली बार ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया डिक्लेयर कर दिया गया, ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। क्यों? क्योंकि अब ब्रिटिश पार्लियामेंट को लग गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी धीमे 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 करके इंडिया में टेरिटरीज एक्वायर कर रही है अपने, है ना, वेरियस डॉक्ट्राइन्स के थ्रू। उसने पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस अपनी शुरू कर दी है ना। बाद में लॉर्ड वेल्जली आता है, उसने भी अपनी जो सब्सिडरी अलायंस है उसके थ्रू बहुत सारी टेरिटरीज को अपने अंडर लाया, अपने कंट्रोल में लाया। बाद में डलहौजी की पॉलिसीज आती है। इन सब चीज़ों को धीमे धीमे जो है ब्रिटिश पॉलिटिशियंस रिकॉग्नाइज कर पा रहे थे कि हाँ, इंडिया में ये पूरी कहानी चल रही है। तो 1784 में इन्होंने डुअल गवर्नमेंट इंडिया में इस्टेब्लिश करी, पिट्स इंडिया एक्ट। कारण इसका यही था, राइट। अब देखो इससे सवाल कैसे बने हैं, विच एमंग द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस एट कलकत्ता। हमने देखा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। Which among the following was not the provision of Regulating Act of 1773? It introduced parliamentary supervision over East India Company. ये तो सही बात है, लेकिन पूछा है not a provision. The government of Bengal was vested in Governor General and Council of 4 members. हमने पढ़ा, ये तो सही बात है, ऊपर पूछा है not a provision. It changed the power of vote in court of proprietors by removing all restrictions on qualification. ऐसा तो हमने कोई वो नहीं पढ़ा, है ना। गवर्नर जनरल वॉज वेस्टेड विद द कास्टिंग वोट, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसी कोई हमने ऐसा प्रोविजन नहीं पढ़ा कि भैया कोई भी रिस्ट्रिक्शंस क्वालिफिकेशन पे रिमूव कर दी गई हो, है ना। तो ये हमने पढ़ा ही नहीं। अगर भाई इतना बड़ा कोई प्रोविजन होता तो आता। तो ये कुछ भी नॉनसेंस डाल रखा है, वो आपसे टेस्ट करना चाहता है कि क्या आपको ये 3 प्रोविजन पता है। सिंपल बात। विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स एस्टेब्लिश द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। हमने देखा पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। क्या जरूरत पड़ी? जरूरत इसकी ये थी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस बात को रिकॉग्नाइज कर लिया कि धीमे धीमे दे आर गोइंग टू एक्वायर एंड दे आर स्लोली एक्वायरिंग टेरिटरीज इन इंडिया।
अब वो कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी खुद को एक आज़ाद मुल्क ही अलग से ही घोषित ना कर दे, तो उनको इंडिया में कंट्रोल में लाना जरूरी था। उस कंपनी को एज ए कॉर्पोरेट बॉडी अलग से डिक्लेयर करना जरूरी था। उसके उसके बोर्ड ऑफ कंट्रोल में अपने रिप्रेजेंटेटिव बैठाना जरूरी था, इसलिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। फिर देखो क्या होता है, ये सारे इस तरीके के क्वेश्चन तो पूछे गए हैं, यही इसके मेन प्रोविजन थे। अब इससे क्या होता है, हमने देखा था कि लगभग 1800 एडी तक जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है एक्चुअल में वो टूवर्ड्स इंडिया हो रही थी, है ना। 1790s तक, लगभग 1800 एडी तक ड्रेन ऑफ वेल्थ इंडिया के तरफ हो रही थी। क्यों? वी वर एक्सपोर्टिंग मोर, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सपोर्टिंग हाई वैल्यूड गुड्स टू इंग्लैंड, क्योंकि अभी तक वहां पे उतनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आई थी। लेकिन हो क्या रहा था एक्चुअल में, नेट जो इनफ्लो था वो तो इंडिया की तरफ था, लेकिन इस पूरे नेट इनफ्लो में ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी कंपनी थी जिसने ह्यूज प्रॉफिट मार्जिन अपना इंडिया में बुक किया। इस पूरे पूरे ट्रेड में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ह्यूज प्रॉफिट मार्जिन इंडिया के साथ ट्रेड में अपना बुक किया इस पूरे दौरान में। और इंडिया से उसने जो अपना प्रॉफिट बुक किया वो वहां के ऑफिशियल्स ने कहाँ इन्वेस्ट किया? मैनचेस्टर में। मैनचेस्टर में जहां पे कपड़ों की नई मिलें इस्टेब्लिश हुई, और इंडिया से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाने वाला गुड भी कपड़ा ही था, कॉटन का कपड़ा, सिल्क का कपड़ा। अब वहां पे कॉटन, अब मैनचेस्टर में अपनी कॉटन मिलें जो है, मिलें है ना, मैकेनाइज्ड मिलें, वो इस्टेब्लिश हो गई। लिवरपूल में उन्होंने अपना, है ना, इस तरीके की सिटीज़ में, लंदन में उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ फैक्ट्रीज लगना इस दौर में शुरू हुआ था। और 1800 एडी के आसपास तक मास प्रोडक्शन यूके में होना शुरू हो गया, और वहाँ पे जितने भी गुड्स अब प्रोड्यूस किए जा रहे थे वो वही गुड्स थे जो इंडिया मैसिवली यूरोप को एक्सपोर्ट किया करता था। अब तो वो सस्ते में प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब उन्हें मार्केट चाहिए। अब वो रिच कंट्री जो इंडिया थी, जो अभी तक फेयरली रिच थी, अब उन्हें वहां पे मार्केट की अपॉर्चुनिटी दिखी, मार्केट की अपॉर्चुनिटी देखी। दूसरी बात, इंग्लैंड तो छोटा सा कंट्री है, उनके पास उतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, कॉटन वैसे ही वहाँ पे नहीं होता है, उनका क्लाइमेट नहीं है, तो उन्हें कॉटन कहाँ से मिलना था? उन्हें कॉटन मिलना था पहले उन्हें यूएसए से मिलता था, पहले उन्हें नॉर्थ अमेरिका से मिलता था, लेकिन यूएसए तो आज़ाद हो गया, है ना। अब वहाँ से एट देयर विल वो इंपोर्ट नहीं कर सकते थे कॉटन। अब उन्हें कॉटन का एक्सट्रैक्शन भी कहाँ से करना था? इंडिया से। रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के लिए रिलायबल कंट्री कौन थी? इंडिया। मार्केट रिलायबल कौन थी सबसे ज़्यादा? इंडिया। तो अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, तो अब वो वेस्ट से इंडिया की तरफ कॉटन, ठीक है, वेस्ट से इंडिया की तरफ फिनिश्ड गुड्स लाते थे, और इंडिया से भाई साहब वेल्थ वेस्ट की तरफ जाती थी, इंडिया से कॉटन प्लस वेल्थ वेस्ट की तरफ जाने लगी। इसी को ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा जाता है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस था जो मैंने समझा दिया, और इसमें भी यही बात यहाँ पे बताई हुई है ना, इस पूरे फ्लो चार्ट में, अगर आपको जानना है। और इस चीज को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, इस लूप को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए उन्होंने क्या किया? शुरुआत में उन्होंने दस्तकों का यूज किया। शुरुआत में उन्होंने दस्तकों का यूज किया। हमें मालूम है कि लगभग 1716 एडी के आसपास फर्रुखसियार, जो कि मुगल किंग था, उन्होंने फ्री ट्रेड के राइट्स इशू कर रखे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी अपने दस्तक इशू कर सकती थी यूरोपियन ट्रेडर्स को, खासतौर पे इंग्लिश ट्रेडर्स को, कि वो बिना कस्टम के इंडिया में इंपोर्ट करे और इंडिया से एक्सपोर्ट करे। बाद में यही दस्तक यूज किए जाने लगे, इसी की वजह से बैटल ऑफ प्लासी हुई, इसी की वजह से बैटल ऑफ बक्सर हुई, और ये दस्तक अभी भी यूज किए जा रहे थे। लेकिन अब जब टेरिटोरियल कंट्रोल आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, तो मुगल दस्तक तो अब इररेलेवेंट हो गए। अब उन्हें क्या चाहिए था? अब उन्हें चाहिए था थ्रू आउट इंडियन टेरिटरी वो ब्रिटेन से आने वाली गुड्स पे, है ना, ब्रिटेन से इंडिया आने वाली गुड्स पे सारे जितने भी इंपोर्ट ड्यूटी है उन्हें हटा दे, और इंडिया से ब्रिटेन जाने वाली गुड्स पे लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी रहे। समझ रहे हो मेरी बात को? ब्रिटेन से इंडिया आने वाली गुड्स पे इंपोर्ट ड्यूटी हटा दें, ताकि ब्रिटेन से इंडिया आने वाली गुड्स बिल्कुल सस्ती हो, जीरो रेटेड इंपोर्ट ड्यूटी हो।
बिल्कुल सस्ती हो जाए और इंडियन मार्केट में फ्लड आ जाए। लेकिन इंडियन इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करना भी बहुत ज़रूरी था। इस इंडियन इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने हथकंडा क्या अपनाया, 1813 का एक उन्होंने अपना एक्ट पास किया। उस एक्ट में दो इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे। पहला, कंपटीशन के लिए, कंपटीशन बढ़ाना जरूरी था। अगर ब्रिटेन को अपना ट्रेड इंडिया के साथ बढ़ाना है तो कंपटीशन बढ़ाना जरूरी है, सही बात है। अदरवाइज ईस्ट इंडिया कंपनी, कहीं पे भी अगर कंपटीशन कम हो तो वो कंपनी इनइफेक्टिव हो जाती है, लेथार्जिक हो जाती है। कंपटीशन बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, कंपटीशन बढ़ाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले जो एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स विद इंडिया इशू किए गए थे बाय ब्रिटिश मोनार्क, बाय ब्रिटिश क्वीन, उन एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स को उनसे टेक अवे कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी इंडिया के साथ ट्रेड कर सकती थी, लेकिन ओपन कर दिया गया टू द अदर पार्टीज एज वेल कि कोई भी दूसरी यूरोपियन इंग्लिश कंपनी इंडिया के साथ ट्रेड कर सकती थी। इससे कंपटीशन बढ़ा, बाकी कंपनियां अपने अपने मार्केट्स, अपने डिपो इंडिया में स्टेब्लिश कर सकती थी ताकि एक्सपोर्ट बढ़े, नंबर वन। लेकिन क्या सारी की सारी ट्रेड मोनोपोली इंडिया से ले ली गई, ईस्ट इंडिया कंपनी से ले ली गई? नहीं। दो, नंबर वन, ट्रेड विद टी एंड ट्रेड विद चाइना। चाइना के साथ ट्रेडिंग राइट्स इसलिए अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे के रखे गए क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी हैड एस्टेब्लिश्ड ए सोफिस्टिकेटेड सिस्टम ऑफ ग्रोइंग ओपियम इन इंडिया एंड एक्सपोर्टिंग इट टू चाइना। इसी वजह से हम देखेंगे 1800s में, लेट 19th सेंचुरी में ओपियम वॉर भी होती है चाइना के साथ। लेकिन वो जो अफीम है, वो जो चीन को अफीमची बनाया, वो अफीमची बनाने में एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम ऑफ ट्रेड वो अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही था, उनके कंट्रोल में ही था। तो उस चीज को वो डिसरप्ट नहीं करना चाहते थे ब्रिटिशर्स। तो टी और चाइना के ट्रेड के अलावा सारे ट्रेड्स को ओपन कर दिया गया बाय टू द अदर कंट्रीज। दूसरी बात क्या इसमें लिखी गई, एक और इसमें प्रोविजन था जो मैंने यहां नहीं ऐड किया हुआ है ना, वो ये कि यूनी डायरेक्शनल जो कस्टम ड्यूटीज है उनको लिफ्ट कर दिया गया। इंग्लैंड से भारत आने वाली गुड्स पे कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगती थी। भारत से एक्सपोर्ट कहीं पे भी हो, कहीं पे भी हो, उसमें कस्टम ड्यूटी लगती थी, ताकि इंडिया की जो प्रोडक्शन लाइन है, जो प्रोडक्शन चेन है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जा सके। इंडिया में पहले शिप बिल्डिंग होती थी, इंडिया में कॉटन का ट्रेड होता था, इंडिया में कपड़ों की मिलें थी, है ना, मिलें नहीं थी लेकिन ऐसा है कि आप कह सकते हैं कि जो कॉटेज इंडस्ट्री थी, इट वाज इन्वॉल्व इन इन ऑल दीज बिजनेसेस। उसको कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए, इसका पूरा प्रोविजन यहाँ पे रखा गया। इंपॉर्टेंट बात है जहाँ से यूपीएससी ने बार बार सवाल पूछा है कि क्राउन की जो सोवरेनिटी है ओवर इंडिया वो फिर से एजर्ट कर दी गई, कि ये बात लिखी गई कि ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया आर अंडर द सोवरेनिटी ऑफ क्राउन। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ना, एक बार अगर आपसे पूछे कि इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया की नींव कौन से एक्ट के तहत रखी गई, तो वो ये एक्ट था। क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में फ्री एक ओपन हैंड दे दिया गया, वो इंडिया में कहीं भी जा सकते थे, कोई भी अपना काम कर सकते थे। इनफैक्ट एक मैंडेट रखा गया कि 1 लाख रुपए हर साल वेस्टर्न एजुकेशन को के लिए इंडिया में दिए जाएंगे। और इसका पर्पज ये नहीं था कि इंडियंस को एजुकेट किया जाए, इसका पर्पज ये था टू क्रिएट अ वेस्टर्न टेस्ट एमंग इंडियन कंज्यूमर्स, अ टेस्ट फॉर वेस्टर्न गुड्स एमंग इंडियन कंज्यूमर, ताकि वेस्टर्न चीज़ें, वेस्टर्न कपड़े, वेस्टर्न पहनावा, वेस्टर्न, है ना, वेस्टर्न फैशन सेंस, वेस्टर्न लग्जरी सेंस, ये इंडिया में क्रिएट हो सके और वो इंडियन गुड्स ना कंज्यूम करके वेस्टर्न गुड्स कंज्यूम करने लग जाए। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे। इस पे सारे पीवाईक्यूज को अभी जानेंगे। फिर क्या होता है ना, 20 साल के बाद एक्चुअल में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उन्होंने इन सारे चार्टर एक्ट्स में 20-20 साल की ड्यूरेशन दी थी कि अगले 20 साल तक हम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के राज को इंडिया में एक्सटेंड करते हैं। 1833 में भी ये लिखा गया अगले 20 साल तक हम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में किए जाने वाले राज को सैंक्शन देते हैं, दे विल रूल ओवर इंडिया, जो कि ब्रिटिश क्राउन के सोवरेनिटी के अंडर है।
1853 का लेकिन जो एक्ट आता है, इसमें एक बात है ना, ओपन एंडेड एक स्टेटमेंट दी गई कि कोई ड्यूरेशन प्रिस्क्राइब नहीं की गई, कोई ड्यूरेशन प्रेस्क्राइब नहीं की गई। बोला कि वी एक्सटेंड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया टू एन इनडेफिनेट पीरियड, जो कि प्रेस्क्राइब नहीं किया गया। ये एक हिंट था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट अब चाहती थी कि कोई भी गारंटेड टाइमिंग ऑफ रूल ना दिया जाए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, कोई भी राज करने की गारंटी ना दी जाए कि कभी भी उनसे अब राज छीना जा सकता है। ये सेंस पहले ही क्रिएट की जा चुकी थी। तो 1833 में एक और चार्टर एक्ट आता है। अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरी ट्रेड मोनोपोली, इंक्लूडिंग द ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी, ये पूरी मोनोपोली छीन ली जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह जाती है, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ये एक ट्रेडिंग बॉडी नहीं बचती है, इसका कोई ट्रेडिंग मोनोपोली नहीं बचती है। और इंपॉर्टेंट बात है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाता है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक उस टाइम क्योंकि भारत का गवर्नर जनरल था, तो अगर आपसे पूछा जाए कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन रहा है भारत का पहला, वॉरेन हेस्टिंग्स, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, वो विलियम बेंटिक था। एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं की है वो ये कि इस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है ये आप मुझे रिसर्च करके बताएंगे, ठीक है, ये आपका एक काम है, इस पे भी वो सवाल पूछ सकता है। एक और इंपॉर्टेंट जो इसमें प्रोविजन था वो ये कि जो दो बाकी प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे की और मद्रास की, इन दोनों प्रेसिडेंसीज के पास अभी तक लेजिस्लेटिव पावर्स थी, कानून बनाने की शक्ति थी। नाउ द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बंगाल एंड मद्रास, ये है ना, ये प्रेसिडेंसी, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर ही लाई गई। इनसे लेजिस्लेटिव पावर छीन के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के काउंसिल को दे दी गई। तो अब इनके पास कोई भी इफेक्टिव लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं बची थी, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास ओवरराइडिंग पावर्स थी इन दोनों प्रेसिडेंसी के, प्रेसिडेंशियल है ना, प्रेसिडेंसीज के गवर्नर्स को ओवरराइड करने की पावर थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर। अगर आपको कोई भी ऐसा इंप्रेशन आए तो 1833 के एक्ट में मिलता है। बॉम्बे एंड मद्रास लॉस्ट लेजिस्लेटिव पावर्स एंटायरली, ठीक है। अब है ना, इस पे भी यूपीएससी ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, वो अभी हम आगे जानेंगे। लेकिन इसके थोड़े ही टाइम बाद, 20 साल बाद 1853 में एक और एक्ट पास होता है। इसके तुरंत बाद, क्योंकि 1857 का रिवोल्ट होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी वैसे ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन इन 20 सालों में कुछ एक ज़रूरतें पड़ती है, वो ये बार बार इंडियन इंटेलिजेंशिया, इंडियन इंटेलेक्चुअल्स की ये डिमांड आ रही थी कि जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग है उसमें इंडियंस, और सिविल सर्विसेज में इंडियंस का रोल कैसे बढ़ाया जाए, है ना, इस बात की बार बार डिमांड आ रही थी। तो सिविल सर्विसेज को पहली बार इंडियंस के लिए ओपन किया गया। ये इनइफेक्टिव रहा, क्यों? क्योंकि इस चीज़ को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने तो पास कर दिया, इस एक्ट में ये बात प्रोविज़न थी, लेकिन जो ब्रिटिश एलीट था वो नहीं चाहते थे कि इंडियंस का रोल सिविल सर्विसेज में कैसे भी बढ़े। तो इस चीज़ को जो है ना, इस चीज़ को फिर मतलब ये इफेक्टिव नहीं हुआ, ये इफेक्टिव नहीं हुआ। ये 1861 के बाद रियल सेंस में आप देखेंगे इफेक्टिव होते हुए। प्रोविज़न था लेकिन इफेक्टिव नहीं हुआ, ठीक है। दूसरी बात, अभी तक जितने भी लेजिस्लेटिव फंक्शंस थे, अभी तक जितने भी लॉ बनाए जा रहे थे, कानून बनाए जा रहे थे, वो गवर्नर जनरल की अपनी जो उसकी काउंसिल थी, गवर्नर जनरल्स काउंसिल, जो हमने देखा शुरुआत में 4 मेंबर की थी, बाद में उसे इंक्रीज कर दिया गया धीमे 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 करके। अब उसके लिए अलग से इंडिया में एक इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी गई, ठीक है। हालांकि अभी भी इसमें इंडियन मेंबरशिप अलाउ नहीं थी, इंडियन मेंबरशिप अभी भी इसमें इंक्लूडेड नहीं थी, लेकिन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी गई थी विदाउट इंडियन मेंबरशिप इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंडियन मेंबरशिप पहली बार इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1861 के एक्ट में बाद में इंक्लूड हुई, अभी तक इंडियन मेंबरशिप इसमें नहीं थी। तो ये सेपरेशन आपको थोड़ा ध्यान में रखना है।
तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे, लॉज थे जो कि इसमें पास किए गए। अब देखते हैं इसमें PYQ क्या है। द रियल बिगिनिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया कैन बी डेटेड फ्रॉम, हमने देखा कब, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपए सालाना बजट जो है अब मैंडेट रखा गया, पास किया जाना है फॉर इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। पर्पज क्या था? टू क्रिएट एन इंग्लिश टेस्ट एमंग इंडियन कंज्यूमर। विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? चार्टर एक्ट ऑफ 1813, बिल्कुल सही बात है। जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन, है ना, ये कमेटी 1823 में बनाई गई थी। एक्चुअल में देयर वॉज ए कॉन्ट्रोवर्सी, है ना, देयर वॉज ए कॉन्ट्रोवर्सी जो कि इस कमेटी में भी बाद में आई। वो ये कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में ये प्रोविज़न तो था कि 1 लाख रुपया सालाना जो है इंग्लिश एजुकेशन के लिए इंडिया में इन्वेस्ट किया जाना है। इसी वजह से हिंदू कॉलेज बाद में बना, संस्कृत कॉलेज बाद में बना। हालांकि इसमें इंग्लिश एजुकेशन का प्रोविज़न था, लेकिन फंडिंग इसी एक्ट के तहत इनको मिल रही थी, सरकारी फंडिंग, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं था। आगे हम जब भी राजा राम मोहन रॉय वगैरह की स्टोरी पढ़ेंगे उनको हम देखेंगे। तो 1 लाख रुपए का प्रोविज़न इसमें था, पर अब वो इन्वेस्ट कैसे किया जाए, है ना, ये बजटरी प्रोविज़न कहाँ कहाँ हम पैसा लगाए, इसके लिए जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट की गई। बट ये कमेटी में अंदर एक भसड़ मच गई, वो ये कि इंडिया में जो एजुकेशन है इसका प्राइमरी मीडियम क्या होगा? क्या इंग्लिश इसका प्राइमरी मीडियम होगा जो कि इंडियंस को बिल्कुल नहीं आती है, या इंडिया की लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए? तो इसी को एंग्लिसिस्ट, है ना, और ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी कहते हैं। ओरिएंटल लैंग्वेजेस में, ओरिएंटल मतलब इंडियन लैंग्वेजेस में दिया जाए एजुकेशन इंस्ट्रक्शन शुरुआत में, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में। तो एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट अगर वो बोले, एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट जो डिबेट है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन। और इसी ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी के चलते हम देखेंगे बाद में मैकॉले का मिनट आता है। मैकॉले के मिनट को, है ना, मैकॉले का मिनट आता है, इसमें ये बात लिखी जाती है कि भैया इंग्लिश में ही इंडिया में जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा। तो ये, है ना, मैकॉले मिनट से इस कंट्रोवर्सी को कुछ टाइम के लिए ख़त्म किया गया, लेकिन मैकॉलेज मिनट भी शुरुआत में इनइफेक्टिव रहा। इसी वजह से बाद में हमें 1854 में वुड्स डिस्पैच लाना पड़ा। वुड्स डिस्पैच में ये प्रोविज़न था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है और जो प्राइमरी और मिडल, है ना, लेवल की जो स्कूल एजुकेशन है, इनिशियल एजुकेशन, वो आप ओरिएंटल लैंग्वेजेस में, लोकल लैंग्वेजेस में दो, और जो कॉलेज की एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, वो इंग्लिश में दिया जाए, राइट। तो मैकॉले ने जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी सजेस्ट की थी, उसे वुड्स डिस्पैच ने नलीफाई करके जो है ना, आगे नया वो चीज़ किया। और वुड्स डिस्पैच के अंडर ही भारत में पहली जो यूनिवर्सिटी बनी थी वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी थी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी 1857 में ये बनी थी, है ना। और 1858 में पहली बार जो पहला जो ग्रेजुएट इससे पास हुए थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने क्या लिखा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। विद रेफरेंस टू द कॉलोनियल पीरियड ऑफ इंडिया द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एंडेड बाय, बिल्कुल एंड कहाँ मोनोपोली, ट्रेड मोनोपोली की गई? चार्टर एक्ट 1833। टोटल ट्रेड मोनोपोली एंड कहाँ से हुई? 1833। लेकिन जो एक्सेप्ट फॉर द ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी, वो एंड हो गई थी चार्टर एक्ट 1813 से। तो अगर मैं ये यूट्यूब में भी डाल रहा हूँ तो ये हमारा एक मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव PYQ रिसर्च इनिशिएटिव चलता है, यू कैन ज्वाइन दिस इनिशिएटिव, और इसमें इसी तरीके से हम चीज़ों को जो है एनालाइज करते हैं। ये बिल्कुल मैंने एक टेबल सा बना दिया हुआ है आपके रिवीजन के लिए, है ना। एक स्क्रीनशॉट ले लो, तीनों एक्ट यहाँ पे, है ना, एक ही स्क्रीन पे आपका हो जाएगा रिवाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस वॉज नॉट मेड इन चार्टर एक्ट ऑफ 1833? ट्रेडिंग एक्टिविटी एबोलिश्ड, ये तो था प्रोविजन, यहाँ पूछा है नॉट, ये तो था प्रोविजन की ट्रेडिंग एक्टिविटीज ईस्ट इंडिया कंपनी की एबोलिश हो चुकी थी, तो ये तो आंसर नहीं होगा। द डेजिग्नेशन ऑफ सुप्रीम अथॉरिटी वॉज चेंज टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल, ये भी हमने पढ़ा कि हाँ, विलियम बेंटिक। ऑल लॉ मेकिंग पावर्स वर ट्रांसफर टू गवर्नर जनरल इन काउंसिल, हाँ ये भी हमने पढ़ा। इवन जो 2 अदर प्रेसिडेंसी थी उनकी भी जो लॉ मेकिंग पावर है वो इसको ट्रांसफर कर दी गई। एन इंडियन वॉज टू बी अपॉइंटेड एज लॉ मेंबर, नहीं, लॉ मेंबर का प्रोविजन किया गया। एक बात हाँ, और गवर्नर जनरल इन काउंसिल में लॉ मेंबर का प्रोविजन किया गया।
कि उसकी काउंसिल में एक लॉ का मेंबर भी होगा, जो कि लॉर्ड मैकॉले ही बना। लेकिन ये प्रोविज़न तो मतलब ही नहीं कि यार 1833 में इंडियंस का प्रोविज़न हो कि हाँ इंडियन वॉज टू बी लॉ मेंबर। तो इसका आंसर होगा ये, क्योंकि नॉट मेड पूछा गया है। देखो, जब सिविल सर्विसेज में पहली बार एंट्री ही 1861 में हो रही है, तो इसका तो मतलब ही क्या है, लॉ मेंबर तो बहुत बड़ी बात है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर, है ना। फिर देखो सेम ही सवाल जो 2023 में पूछा, ये 2023 का सवाल है, जो 23 में पूछा वो यहाँ 2006 में सेम सवाल पूछा गया है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, क्या बताना है इसका आंसर। एक इंपॉर्टेंट बात भैया, ये बात कहाँ लिखी गई है कि देयर, है ना, नो इंडियन शैल बाय रीजन ओनली ऑफ रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट, कलर और एनी ऑफ देम बी डिसेबल्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी। ये हमने पढ़ा ना, ये प्रोविजन, है ना, ये प्रोविजन कहाँ दिया गया, ये प्लेस कहाँ दी गई थी। इनफैक्ट हमने देखा कि सिविल सर्विसेज में, स्पेसिफिकली सिविल सर्विसेज में एंट्री कब अलाउ कर दी गई थी, 1853 में। लेकिन यहां बोला है कि एनी एम्प्लॉयमेंट, एनी ऑफिस, एनी एम्प्लॉयमेंट अंडर अंडर द कंपनी, तो है ना, वो बहुत ब्रॉड टर्म आ जाती है, वो सिर्फ सिविल सर्विसेज नहीं है। ये क्वींस प्रोक्लेमेशन था 1858 का, क्योंकि 1857 में इतना बड़ा रकस हुआ, तो क्वीन को चाहिए था कि कुछ ना कुछ, है ना, लॉलीपॉप थमा दिया जाए लोग इंडियंस के हाथ में, ताकि वो शांत तो रहे। तो उसने क्या बोल दिया कि भैया कंपनी के अंडर जितनी भी एम्प्लॉयमेंट होगी, है ना, वो पूरी जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें कोई भी है ना, वो इंडियंस को उसमें, सॉरी, एक मिनट, हाँ, नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की ये बात हो रही है, एक मिनट, हाँ, नो पर्सन, नो इंडियन शैल, यस यस, नो इंडियन शैल बाय रीजन ओनली ऑफ रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट, कलर और एनी ऑफ देम बी, हाँ, एक बात मैं इसमें आपको बताना भूल गया था पीछे, अभी मुझे याद आया। इवन आई माई सेल्फ कन्फ्यूज इट। यहाँ बोला है एनी ऑफिस एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी, कि जो भी कंपनी के अंडर कोई एम्प्लॉयमेंट होगी, इसका प्रॉमिस इनफैक्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में पहले कर दिया गया था। उस बात को बहुत, है ना, उस बात को काफ़ी रजिस्ट किया गया। इनफैक्ट जो 1853 का एक्ट भी था, जिसमें कि इंडियंस की एंट्री इन सिविल सर्विसेज अलाउ कर दी गई थी, जो कि अभी तक लागू नहीं भी हुई एक लंबे टाइम तक, है ना, वो उसे भी लंबे टाइम तक रजिस्ट किया गया। तो 1833 के एक्ट में ये बात भी प्रोविज़न थी, अगर आपसे वो पूछे कि इंडियंस को कंपनी के एम्प्लॉयमेंट कब अलाउ कर दिया गया था, तो चार्टर एक्ट 1833 में इस बात का भी प्रोविज़न था, राइट। तो ये सेम क्वेश्चन यहाँ भी पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम अलाउड इंडियंस एटलीस्ट थियोरेटिकली, है ना, एटलीस्ट थियोरेटिकली, ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, याद रखना, ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इम्प्लीमेंट ये क्वींस प्रोक्लेमेशन के बाद ही होता है। 1861 का जो एक्ट है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियंस के इंक्लूजन में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एज वेल एज, है ना, ब्यूरोक्रेटिक इंक्लूजन में। लेकिन थियोरेटिकली इसकी बात चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में ऑलरेडी कर दी गई थी। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1813 पे सवाल आता है, करेक्ट पूछा है कि इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना, वो सेम बात जो हमने पढ़ी। इट एजर्टेड सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन लाइन टू लाइन, द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्या ये बात सच है? रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, हाँ। तो ये तीनों बातें इसकी, है ना, ये तीनों बातें जो है इसमें हाँ करेक्ट बैठती है। क्यों? क्योंकि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में, है ना, रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। नहीं, ऐसा तो एक्चुअल में कोई प्रोविज़न नहीं था, एक्चुअल में कोई प्रोविज़न नहीं था। लेकिन ये अगर आप इंटरप्रेट करना चाहें कि भैया इंडिया में जो कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह है वो तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंट्रोल कर दी थी, राइट।
ऑफ इंडिया, क्योंकि ये ऑल एक्सक्लूसिव ये जो पूरा किया गया ये तो 1833 के एक्ट से हुआ। वन सेकेंड। एक सेकेंड एक सेकेंड, है ना, क्योंकि ये सेम प्रोविज़न क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट में भी पहले था, और आई डोंट थिंक कि हाँ 1, 2 एंड 3 इसका आंसर नहीं है, 1, 2 है, राइट। तो वो सेम बात, ये 3 इसका आंसर नहीं है। वाई? बिकॉज नंबर 1 देखो, ये बहुत ओपन एंडेड सी स्टेटमेंट है, यूपीएससी बीच में से देता रहता है, 1 and 2 इज़ द आंसर, राइट। ये वाला स्टेटमेंट क्यों गलत है इसमें? रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अगर आप इसको ऐसे इंटरप्रेट करें तो पिट्स इंडिया एक्ट में ऑलरेडी इस बात का प्रोविज़न था। पिट्स इंडिया एक्ट लाया ही इसलिए गया था क्योंकि वो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना, उसने रेवेन्यू फंक्शंस जो गवर्नमेंट के फंक्शंस है वो सारे फंक्शंस एक्सेप्ट फॉर द कॉमर्स के फंक्शन बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ऑलरेडी पहले कंट्रोल कर दिए थे, राइट। दूसरी बात, अगर इसका मतलब ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए ट्रेडिंग बॉडी कब सीज टू एग्जिस्ट होती है, तो वो 1833 के एक्ट के थ्रू होती है। तो रेवेन्यूज ऑलरेडी पहले पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू कंट्रोल किए जा रहे थे, इसलिए 1 and 2 शुड बी द आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्ट 5 of 1843 रिलेटिंग टू स्लेवरी इन इंडिया इज करेक्ट? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया में स्लेवरी बैन नहीं हुई थी, लेकिन स्लेवरी के जो राइट्स थे जो लीगली रिकॉग्नाइज्ड थे, उन राइट्स को इंडिया में कब जो है ना, कब डीलीगलाइज किया गया, ठीक है, डी रिकॉग्नाइज किया गया। उसके लिए इट गेव द मास्टर्स द राइट टू विलफुली कीप देयर स्लेव्स टाइड टू देयर एस्टेट्स। इनफैक्ट ये जो एक्ट 5 ऑफ 1843 है ना, ये एक्ट 5 ऑफ 1843 स्लेवरी के राइट्स को टेक बैक कर रहा है, दे नहीं रहा है। इट डिनाइड द मास्टर्स द कंट्रोल ऑफ कोर्ट, मास्टर्स द यूज of courts to assert their claims on slave, ये बात है। law courts and masters worked jointly in resolving the causes of desertion, नहीं। the slaves became the owners of the land, नहीं, ये भी नहीं है। एक्चुअल में ऐसा हुआ था, ये जो एक्ट 5 है 1843 का, इससे लीगल स्टैंडिंग ऑफ स्लेवरी को क्वेश्चन कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि स्लेवरी एबोलिश कर दी गई, ऐसा भी नहीं है कि स्लेवरी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। ये बात इस एक्ट में लिखी गई कि अगर आप एक कोई स्लेव अपने पास रखते हो तो अपने रिस्क पे रखना, आप कोर्ट में जा कर के अपना राइट ओवर स्लेव इन्वोक नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हो? तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और इट एंश्योर्ड दैट एनी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय एनस्लेव्ड पर्सन लीगली बिलोंग्स टू हिम। तो मास्टर क्लेम नहीं कर सकता है कि अगर स्लेव ने अपनी कोई प्रॉपर्टी अर्न की है तो मास्टर उस पर अपना राइट क्लेम नहीं करेगा, है ना। अगली एक और इंपॉर्टेंट बात कि इट स्टेटेड दैट एनी एक्ट विच वुड बी अ क्राइम अगेंस्ट फ्री पर्सन वुड बी इक्वली पनिश्ड इफ कमिटेड अगेंस्ट स्लेव। अगर आपने एक फ्री पर्सन को थप्पड़ मारा, अगर वो क्राइम था, तो एक स्लेव को भी थप्पड़ मारना, गाली देना, वो भी एक क्राइम कंसिडर किया जाएगा। तो इक्वल लीगल स्टैंडिंग, ये कुछ इसमें प्रोविजन थे, हालांकि स्लेवरी को इलीगल एज सच डिक्लेयर नहीं किया गया था। फिर 1857 की रेवोल्यूशन होती है, कारण इसके ये थे, पता है आपको, इनफील्ड राइफल वगैरह का जो केस हुआ। कल्चरल इसके क्या कारण थे, 1813 का एक्ट कैसे एक इसका कारण बना, क्रिश्चियन मिशनरीज, है ना। और जो फॉरेन जो सर्विसेज के लिए एनलिस्टमेंट एक्ट है ना, फॉरेन सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट है, उसका क्या एक कारण बना 1856 का, कि बिना फॉरेन कंपेंसेशन इंडियन सोल्जर्स को फॉरेन लैंड पे
भेजा जा सकता था। तो ये भी एक बड़ा कारण बना था उसका। इकोनॉमिक कारण ये सारे थे ही थे, हमने ऑलरेडी देखा, एग्रेसिव पॉलिसीज थी। तो इसकी वजह से ग्रेट रेवेलियन ऑफ 1857 आता है। अब इम्पॉर्टेंट बात है कि भाई साहब 1857 के बाद डायरेक्टली क्राउन रूल इंडिया में आ जाता है। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक कॉरपोरेट बॉडी थी वो इंडिया में रूलिंग एंटिटी थी। 1858 के बाद ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली रूलिंग एंटिटी बन जाती है। अभी तक जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की डेजिग्नेशन थी वो वाइस रॉय में तब्दील हो जाती है। अभी तक डुअल कंट्रोल था, डुअल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई थी बाय पिट्स, अंडर पिट्स इंडिया एक्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि पॉलिटिकल बॉडी थी एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि इकोनॉमिक या कमर्शियल बॉडी थी। अभी जो यूके की ओवरसाइट, जो क्राउन की ओवरसाइट है, उसका जिम्मा किसको दे दिया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल से हटा करके इसका जिम्मा दे दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इनफैक्ट अगर आपको ऐसे पावर डायनेमिक्स के तौर पे अगर लिस्ट करने के लिए आ जाए कि बताओ सबसे ऊपर कौन था, उससे नीचे कौन था, तो वायसरॉय ऊपर नहीं था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज मोर पावरफुल कंपेयर टू द वायसरॉय। इंपॉर्टेंट बात है ना। फिर एक ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी प्राइवेट आर्मी थी, जिसे बाद में आर्मी अमेलगमेशन स्कीम के तहत ब्रिटिश इंपीरियल आर्मी में ही लाया गया। इनफैक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी ने इसके खिलाफ एक छोटा सा रिवोल्ट भी किया था 1860s में, 1861 में। रिवोल्ट ये था कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी को मान लीजिए नॉर्थ अमेरिका की किसी लैंड में या अफ्रीका की किसी लैंड में डिप्लॉय करना हो, तो उनके लिए फॉरेन डिप्लॉयमेंट की एक अलग से, है ना, उसके लिए कंपनसेशन मिलता था, अलग से अमाउंट मिलता था, अलग से एक अलाउंस मिलता था। अब क्योंकि वो प्राइवेट आर्मी, ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी ब्रिटिश आर्मी में आ गई है, तो वो पूरा अलाउंस उनसे छीना जा रहा था। इसीलिए एक छोटे ड्यूरेशन के लिए आप देखेंगे 1861 से लेकर के 1863 तक, जब तक आर्मी अमलगमेशन स्कीम नहीं आती है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी ने भी रिवोल्ट कर दिया था। इंडियन रिप्रेजेंटेशन भाई साहब यहाँ तो बिल्कुल जीरो था। यहाँ अब धीमे धीमे क्राउन के अंडर इंडियन रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज कर दिया जाने लगा। और ये ब्रिटिश क्वीन की स्टेटमेंट 1858 की स्टेटमेंट के बाद ही हुआ है, राइट। अच्छा, एक सवाल इसमें ये बच गया, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? इट वॉज प्रपोज्ड बाय गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ऑन द एडवाइस ऑफ मैकॉले। बिल्कुल सही बात है, और कौन होगा, यही गवर्नर जनरल था तब। इट मेड इंग्लिश द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इन, बिल्कुल सही बात है, मैकॉलेज मिनट के बेसिस पे ही इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 लाया गया। With the formal institutionalization of English as a language of instruction, the stage was set for new direction to Indian education. Okay. To the existing Oriental institutions, fresh awards of stipends to students and publications of classical text were continued. नहीं भाई, इसका पर्पज़ ही यही था इंग्लिश एजुकेशन एक्ट का कि इंडिया की ओरिएंटल एजुकेशन को पहले ख़त्म कर दिया जाए, है ना। जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस है, गुरुद्वारा, जो गुरुकुल वगैरह, है ना, मकतब वगैरह जो बनते थे, उन्हें पहले ख़त्म कर दिया जाए, उसके बाद जो है इंग्लिश एजुकेशन को रोल आउट कर दिया जाए। तो ये बिल्कुल इसके अगेंस्ट जाता है। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग द कमर्शियल एक्टिविटीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर फाइनली पुट टू एन एंड? चार्टर एक्ट 1833। फिर देखिए चार्टर एक्ट ऑफ 1853 पे सवाल आता है। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 एबोलिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन इंडिया। नहीं, ये तो शुरुआत 1813 के एक्ट से हुई थी, 1833 के एक्ट में फाइनली फॉर्मलाइज कर दिया गया। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ब्रिटिश पार्लियामेंट एबोलिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल टुगेदर एंड अंडरटुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलिंग इंडिया डायरेक्टली। ये बात बिल्कुल सही है, टू ओनली इज द आंसर। हमने अभी पढ़ा कि 1858 के बाद ब्रिटिश क्राउन जो है वो हेड बन गई। अब जो है आर्किटेक्चर क्या बना, इंपीरियल आर्किटेक्चर, सबसे ऊपर ब्रिटिश क्राउन रहेगा। इनफैक्ट क्वीन विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि, एम्प्रेस ऑफ इंडिया की उपाधि, जो कि गांधी को भी मिली थी, केसर ए हिंद, वो उपाधि 1877 में दी गई थी। और ये, है ना, उस टाइम पे आई थिंक, हाँ, लॉर्ड लिटन जो है वो इंडिया का गवर्नर जनरल था, तो उसने 1877 में दिल्ली में एक ग्रैंड दरबार
ग्रैंड दरबार भी ऑर्गेनाइज किया, बहुत बड़ा एक दरबार था वहाँ पे। और इनफैक्ट ब्रिटिश क्राउन को ये उपाधि देने के लिए अलग से एक एक्ट लाया गया था, रॉयल टाइटल एक्ट 1876 में। टाइटल एक्ट ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1876 में लाया। तो जो रॉयल टाइटल एक्ट है, इसके तहत ब्रिटिश क्राउन को केसर हिंद या एम्प्रेस ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई, जो कि प्रोनाउंस किया गया दिल्ली में ग्रैंड दरबार में। इसके ठीक नीचे आता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये ब्रिटिश है ना, जो मिनिस्ट्री है उसमें एक मिनिस्टर होता था, कैबिनेट मिनिस्टर, और इसके सहयोग के लिए 15 मेंबर की काउंसिल ऑफ इंडिया रखी जाती थी। इस 15 मेंबर की काउंसिल ऑफ इंडिया को जो सैलरी आती थी वो इंडियन एक्सचेकर से आती थी। इंडियन एक्सचेकर से, भारत के है ना खाते से इसको पैसा आता था। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मान लीजिए जो इनके इंडियन एक्सचेकर से जो इनको पैसा जा रहा था, ये जो इनकी इंडियन एक्सचेकर की सैलरी थी, ये सैलरी 1919 के एक्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म तक ये सैलरी उनको इंडियन एक्सचेकर से ही मिल रही थी। 1919 के एक्ट में ये प्रोविजन किया गया कि नहीं नहीं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर ब्रिटिश कैबिनेट का है, तो इंडियन एक्सचेकर से इसे सैलरी नहीं देंगे, इसकी काउंसिल को सैलरी नहीं देंगे, इसे सैलरी मिलेगी ब्रिटिश काउंसिल से। तो यहाँ पे चेंज हुआ। फिर जाकर के इसकी 15 मेंबर की काउंसिल डिसॉल्व की गई 1935 के एक्ट से। लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की जो पोस्ट है ये कंटिन्यू होती रही 1947 तक। तो ये याद रखना है, ये सीक्वेंस इसकी याद रखो। फिर वॉइसरॉय ऑफ इंडिया है ना, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया के अंडर कुछ प्रोविंशियल गवर्नर्स होते थे, और फिर इंडियन सिविल सर्विसेज भी होते थे। प्रोविंशियल गवर्नर को अपॉइंट कौन करता था? अगेन ब्रिटिश क्राउन अपॉइंट करते थे, वॉइसरॉय नहीं अपॉइंट कर रहा था, ब्रिटिश क्राउन अपॉइंट कर रहे थे प्रोविंशियल गवर्नर्स को, है ना। बाद में जो चीफ प्रेसिडेंसी, जो प्रेसिडेंसी स्टेट्स आई, जो छोटी प्रेसिडेंसी स्टेट्स आई, हालांकि उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, है ना, वो एडमिनिस्ट्रेटर वॉइसरॉय फिर बाद में अपॉइंट कर लेता था 1919 के एक्ट के बाद से। लेकिन जो प्रोविंशियल गवर्नर थे उन्हें डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन अपॉइंट करती थी। इंडियन सिविल सर्विसेज है ना, इस पे भी जो है एक ओवर आर्चिंग कंट्रोल स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का था। इसका एक ओवर आर्चिंग रोल हुआ करता था इंडियन सिविल सर्विसेज में कि कौन अपॉइंट होगा कौन नहीं होगा। Which of the following vested the Secretary of State for India supreme control over the government of India? तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास ऊपर है ना सुप्रीम कंट्रोल था, तो गवर्नर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। फिर देखिए ये सब चीज़ें हुई। 1858 डायरेक्ट क्राउन रूल आया। 1861 एक इनिशियल डिसेंट्रलाइजेशन लाया गया। इसमें आप देखेंगे जो पोर्टफोलियो सिस्टम है गवर्नर जनरल की, क्योंकि है ना गवर्नर जनरल या फिर जो वॉइसरॉय है उसकी इसकी काउंसिल हुआ करती थी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलग से बनी और लेजिस्लेटिव काउंसिल 1853 के एक्ट में अलग से प्रोविज़न किया गया था, हमने देखा है। तो ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये तो चलो अलग से काम कर रही है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल इसकी थी, है ना, गवर्नर वाइसरॉय ऑफ इंडिया या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स को अब अलग अलग पोर्टफोलियो दिया गया। कुछ डिफेंस मिनिस्ट्री का, कुछ को एग्रीकल्चर का पोर्टफोलियो, कुछ को स्टेट्स का, कुछ को होम का पोर्टफोलियो। तो ये जो पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया, ये पोर्टफोलियो सिस्टम 1861 में लाया गया। एक इंपॉर्टेंट बात, दूसरा काम डिसेंट्रलाइजेशन का क्या हुआ, हमने देखा 1833 के एक्ट के थ्रू लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सारी पावर्स अपने पास रख दी थी। जितने भी प्रोविंशियल गवर्नर्स या फिर जो दो प्रेसिडेंसी थी ना, मद्रास और बॉम्बे, उन दोनों प्रेसिडेंसी की लेजिस्लेटिव पावर भी अब विलियम बेंटिक के काउंसिल के पास थी। ये लेजिस्लेटिव पावर 1861 के एक्ट के थ्रू उनको वापस दे दी गई। तो ये दो बड़े काम डिसेंट्रलाइजेशन के हुए जो आपको याद में रखना है। 1892 का जो एक्ट बाद में आया, इंडियन काउंसिल्स एक्ट, भाई इसका एक सबसे बड़ा रोल ये था कि इंडियंस का जो नंबर है, पार्टिसिपेशन है ना काउंसिल में। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, 1861 में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, हमने देखा ना 1853 के एक्ट के बाद से एक लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट की गई, एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो पहले से थी। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट की गई, इसमें अभी इंडियन मेंबर अलाउ नहीं था, अभी भी नहीं था इंडियन मेंबर अलाउ। इंडियन मेंबर अलाउ कब किया गया? 1861 में। 1892 में इन्हें इंडियन मेंबर्स की संख्या बढ़ा दी गई।
बढ़ा दी गई। दूसरी बात, ये इंडियन मेंबर आने कैसे थे? 1861 के एक्ट के थ्रू इंडियन मेंबर्स नॉमिनेट करके आ रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट इसे नॉमिनेट कर रही थी। 1892 के थ्रू ये इलेक्ट होकर के आने थे, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन था, है ना। अब ये इलेक्शन कौन कर रहा था? इनडायरेक्ट इलेक्शन ये प्रोविंशियल काउंसिल्स के लिए पहले इलेक्शन होते थे, है ना। प्रोविंशियल काउंसिल्स के लिए इलेक्शन होते थे। वो कौन इलेक्ट करता था? जो लोकल बॉडीज़ है, जो लोकल बॉडीज़ है, अर्बन लोकल बॉडीज़ है ना, लोकल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है, वो प्रोविंशियल काउंसिल के लिए इलेक्ट कर दे रहे थे। प्रोविंशियल काउंसिल्स के मेंबर फिर बाद में इलेक्ट कर रहे थे इंडियन मेंबर्स को फॉर द नेशनल काउंसिल, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल। 1909 के एक्ट में, और एक और बात, 1892 के एक्ट में इंडियन मेंबर्स को एक इंपॉर्टेंट पावर दी गई, वो था कि बजट को वो डिस्कस कर सकते थे और वो क्वेश्चन पूछ सकते थे। क्वेश्चन पूछ सकते थे, बजट को सिर्फ डिस्कस कर सकते थे, है ना। बजट को वोट नहीं कर सकते थे, सिर्फ डिस्कस कर सकते थे, क्वेश्चन पूछ सकते थे, है ना। लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अभी भी नहीं पूछ सकते थे, मतलब एक सवाल पूछ लिया वहीं पे बंद, उसके बाद सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अभी भी नहीं पूछ सकते थे। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना उन्हें 1909 के एक्ट में अलाउ किया गया। इसी एक्ट में, इसी मॉर्ले मिंटो एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम का पहली बार इजाद हुआ। यह आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, इसी एक्ट में। और इस एक्ट में हमने देखा ना कि 1853 में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो 1861 में एंट्री हो गई थी इंडियंस की, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अभी तक नहीं थी। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार कोई इंडियन मेंबर की एंट्री अलाउ हुई 1909 में। फिर 1919 का एक्ट हम आगे देखेंगे, प्रोविंशियल डायरेक्टरी का इनका क्या प्रॉब्लम रहा। वही 1858 हमने देखा क्या, पहले डुअल गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया गया। कंपनी में दो गवर्नमेंट थी ना, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का, उसे ख़त्म कर दिया गया। अब सारी पावर डायरेक्ट क्राउन के पास आ गई। न्यू आर्किटेक्चर ऑफ पावर आया, ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड कैबिनेट, उसके नीचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और इसकी 15 मेंबर की काउंसिल, जिसको पैसा कहाँ से जाता था? इंडियन एक्सचेकर से, जो जाना बंद कब हुआ? 1919 के एक्ट में। और 1935 के एक्ट में ये 15 मेंबर की काउंसिल ही डिसॉल्व हो गई, सिंपल बात। वॉइस रॉय ऑफ इंडिया इसके भी नीचे आता था, राइट। लॉर्ड कैनिंग पहला वॉइस रॉय ऑफ इंडिया बना। फिर पहला सीड ऑफ रिप्रेजेंटेशन हमने देखा, ये ठीक है, ये जो फर्स्ट, अच्छा ये आगे मैं इसमें डालना भूल गया, 1861 का वो, ठीक है। 1861 का जो एक्ट है, इसमें फर्स्ट सीड ऑफ रिप्रेजेंटेशन शो किया गया। वो क्या? नंबर 1, बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी को उनकी लेजिस्लेटिव पावर दे दी गई। दूसरा, भैया नॉमिनेट, इंडियन मेंबर्स को अब नॉमिनेट कर दिया जाने लगा, कहाँ? लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, 1861 के एक्ट के तहत, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। दूसरी बात, 1861 के एक्ट में पोर्टफोलियो सिस्टम को फॉर्मलाइज किया गया, हमने ऑलरेडी पढ़ा, है ना, ये बस रिवीजन है। दूसरी बात, हाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है, ये प्रोविज़न ईजाद किया गया 1861 में कि ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल तो होगी ही होगी, वो तो कानून बनाएगी, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल को बाईपास करके ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकता है वायसराय, बट उस ऑर्डिनेंस की एज कितनी रखी गई? 6 मंथ्स, जो आजकल भी है। फिर 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, उसमें हमने देखा कि भाई साहब, जो जो नॉन ऑफिशियल इंडियन मेंबर्स हैं, है ना, इनका नंबर बढ़ा दिया गया पहले तो। दूसरी बात, इनको बजट डिस्कस करने की पावर दी गई, है ना, क्वेश्चन पूछने की पावर दी गई, लेकिन अगेन इनको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की पावर अभी भी नहीं थी। फिर एक इंपॉर्टेंट बात आपको देखने को मिलती है, वो ये कि शिफ्ट टुवर्ड्स इलेक्शन, है ना, इनडायरेक्ट इलेक्शन। एक्चुअल में ये इलेक्शन नहीं, ये सच में ये एक सिलेक्शन था, है ना। पीपल यूज टू सिलेक्ट फ्रॉम द इलीट क्लास, तो इट वाज नॉट रियल इलेक्शन पर से। लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन पहली बार इंट्रोड्यूस कब किया गया? 1861 के एक्ट, 1892 के एक्ट में। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हुआ करते थे उस टाइम, म्यूनसिपैलिटी हुआ करती थी, यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। तो ये क्या करते थे? ये प्रोविंशियल लेवल पे लोगों को इलेक्ट करते थे, वो जाकर के फिर नॉन ऑफिशियल सीट इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए इलेक्ट किया करते थे। तो एक ऐसी हायरार्की क्रिएट की गई। बाद में मॉर्ले मिंटो का रिफॉर्म आता है 1909 में।
पहली बात, मैसिवली जो रिप्रेजेंटेशन है इंडियंस का, इसे इंक्रीज कर दिया गया, और जो मेंबर्स है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, इन्हें भी इंक्रीज कर दिया गया। बायकैमरलिज्म अभी भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, एक ही लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, एक ही हाउस था, 60 मेंबर्स है ना, 16 से 60 मेंबर्स इंक्रीज कर दिए गए एकदम से। दूसरी बात, काउंसिल के मेंबर को अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने की आज़ादी थी, यहाँ नहीं थी, मैंने बताया ना, यहाँ इनको दे कुड नॉट आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन 1892 में। 1909 में इनको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की आज़ादी थी, लेकिन बजट अभी भी ये पास नहीं कर सकते थे, याद रखना। बजट डिस्कस कर सकते थे, पास अभी भी नहीं कर सकते थे। डिमांड फॉर ग्रांट्स में अभी भी इनका वोटिंग का कोई वो नहीं था, रोल नहीं था। अगली एक इंपॉर्टेंट बात है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन की एंट्री अलाउ की गई, और पहली बार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी जो है वो एक है ना एक इंडियन के तौर पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एंटर हुए। इसमें कम्युनलिज्म को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया, जिसके बीज पहले ही बोए जा रहे थे। अगला जो हम सेशन देखेंगे है ना पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम में, नॉट नेसेसरली ऑन यूट्यूब, ये मत एक्सपेक्ट करो कि सारे लेक्चर यूट्यूब पे आएंगे, नहीं, पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम का हिस्सा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं civilspot.in पे, जो भी लोग इंटरेस्टेड है। तो जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम यही सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स वगैरह देखेंगे। तो ऑलरेडी जो है ना सर सैयद अहमद खान के टाइम पे, और उनके बाद देवबंदी मूवमेंट वगैरह जितना भी चला, फिर मुस्लिम लीग बनी, ये सब चीज़ें जो ऑलरेडी चल रही थी, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया 1909 के एक्ट में, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में, 1909 के एक्ट में। इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट सिर्फ एक्सक्लूसिवली मुस्लिम्स के लिए इंट्रोड्यूस किया गया, और इनके पास इतनी पावर दी गई कि अगर कोई कॉलोनियल क्वेश्चन है तो 1/3 मुस्लिम 2/3 मुस्लिम मेजोरिटी से वो पास होना चाहिए, अगर कोई कम्युनल क्वेश्चन है तो तभी जा करके वो लॉ बनेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कदम रहा है इंडिया की हिस्ट्री में। मैकेनिज्म प्रोविंशियल, फिर जाकर के आपका आता है 1919 का एक्ट, है ना, 1919 का एक्ट। इसमें प्रोविंशियल डायर की पहली बार इस्टेब्लिश की जाती है ना, इसमें पहली बार प्रोविंशियल डायर की इस्टेब्लिश की जाती है। सेंटर में बायकैमरलिज्म आता है, सेंटर में बायकैमरलिज्म आता है, और स्टेट में डायर की आती है। स्टेट में अभी भी बायकैमरलिज्म नहीं था, याद रखना, स्टेट में अभी भी बायकैमरल लेजिस्लेचर्स नहीं थे, वो 1935 के एक्ट में कुछ एक स्टेट्स में 6 स्टेट्स में आए। स्टेट्स में अभी डायर की थी, डायर की मतलब रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स के तौर पे चीज़ों को बांटा गया। रिजर्व्ड सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट थे जो कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे, जैसे फाइनेंस एक रिजर्व सब्जेक्ट था, पुलिस एक रिजर्व सब्जेक्ट था। इसे प्रोविंशियल गवर्नर अपने पास रख रहे थे, अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं थी टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द प्रोविंस, है ना। गवर्नर की जो अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी प्रोविंशियल गवर्नर की, इट वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट्स या प्रोविंसेस कुड नॉट रिमूव गवर्नर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल थी वो थी इंडियन मिनिस्ट्रीज, प्रोविंसेस की इंडियन मिनिस्ट्रीज। उन इंडियन मिनिस्ट्रीज को, है ना, जैसे आजकल मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्रीज कैन बी रिमूव्ड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, है ना, वैसे ही इन इंडियन मिनिस्ट्रीज को रिमूव किया जा सकता था। दीज इंडियन मिनिस्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट इंडियन मिनिस्टर्स इन्हें एक्सरसाइज किया करते थे, और इसमें छुटपुट, है ना, जैसे इरिगेशन से रिलेटेड, इरिगेशन, लोकल ट्रेड, कॉमर्स एटसेट्रा, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो सब्जेक्ट थे वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में थे। इम्पॉर्टेंट बात है, राइट। और इम्पॉर्टेंट बात एक को ये भी ऐड की गई कि अभी तक हमने देखा कि बजट सिर्फ डिस्कस करने का राइट था इंडियन मेंबर्स के पास, अब प्रोविंसेस में बजट में वोट करने का अधिकार भी, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के बजट में वोट करने का अधिकार भी दे दिया गया इंडियन काउंसलर्स को। तो प्रोविंशियल डायर की वोटिंग का राइट रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, बाय कैमरलिज्म एट सेंटर नॉट इन स्टेट, ये कहाँ हुआ? 1919 के एक्ट के थ्रू, है ना। फिर पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके तहत आपका यूपीएससी भी इस्टेब्लिश किया गया, इसका प्रोविज़न किया गया था। प्रोविंशियल बजट का प्रोविज़न इसमें अलग से था,
तो ये एक कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविज़न इस एक्ट में किए गए। और एक इम्पोर्टेंट बात हमने देखा 1909 के एक्ट में भी और 1892 के एक्ट में भी जो रिप्रेजेंटेशन था वो इनडायरेक्ट था, है ना, इनडायरेक्ट इलेक्शन था भाई, कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। लोकल बॉडीज़ जो है या जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए अपॉइंट करते इलेक्ट करते थे और प्रोविंशियल असेंबली से सेंट्रल असेंबलीज के लिए या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए इलेक्ट कर दिया जाता था। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था। पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में इंट्रोड्यूस किए गए, लेकिन ये बहुत लिमिटेड थे। अराउंड 10% लोगों के पास ही जो है इलेक्शन की पावर थी, अथॉरिटी थी, और वो अथॉरिटी कैसे डिसाइड होती थी, प्रॉपर्टी पे, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितनी एजुकेशन है, कौन कितना इलीट है। तो एक तरीके से जो इलीट क्लास है सिर्फ वही इसमें इलेक्ट कर पा रही थी। अगर आपको बोले कि सारे थे, नहीं, सिर्फ बहुत कम लोग इसमें जो है थे। ये मैंने एक टेबल यहाँ पे बना दिया है, आप देख सकते हैं कि किसका क्या कितना रोल रहा है। अब देखो इसी पे सवाल पूछे हुए हैं। 2002 का सवाल है, विच वन अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स इन ब्रिटिश इंडिया स्ट्रेंथन्ड द वॉइसरॉयज अथॉरिटी ओवर द एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाय सब्स्टिट्यूटिंग द पोर्टफोलियो सिस्टम। तो जहां भी पोर्टफोलियो सिस्टम आएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, वहीं से आ रहा है। वाई डिड अर्ली नेशनलिस्ट अपोज द काउंसिल एक्ट ऑफ 1892? तो अर्ली नेशनलिस्टों ने काउंसिल एक्ट 1892 को अपोज करने के क्या कारण हो सकते हैं? सोचो, बजट को सिर्फ ये डिस्कस कर सकते थे लेकिन वोट नहीं कर सकते थे, ये कारण हो सकता है। इंडियन मेंबर्स, हालांकि टोटल मेंबर 16 थे लेकिन इंडियन मेंबर्स उतने ज़्यादा नहीं थे, लेस देन 1/3 ही अभी तक इसमें थे, तो ये एक कारण हो सकता है ना। बहुत सारी बाकी लिमिटेशंस भी थी जो कि अगले कानूनों में हमने पढ़ी, वो इसमें नहीं थी। ये भी कारण हो सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ क्या पूछा है। नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंक्रीज्ड। नहीं भाई, ये विरोध का कारण कैसे हो सकता है? ये तो सहयोग का कारण होगा। नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल्स वर इंक्रीज्ड, ये विरोध का कारण कैसे हो सकता है? सुनो ना, काउंसिल्स वर गिवन द राइट टू डिस्कस एनुअल, गिवन द राइट, ये विरोध का कारण कैसे हो सकता है? ये सपोर्ट का कारण होगा। हालांकि अगर ये होता ना, काउंसिल्स वर लिमिटेड टू डिस्कस द एनुअल बजट्स नॉट टू वोट, तो ये विरोध का कारण हो सकता था। अभी तो क्योंकि लैंग्वेज ऐसी है तो ये सपोर्ट का कारण हो सकता है। एक्ट डिड नॉट गिव इंडियंस कंट्रोल ओवर पब्लिक फंड, ये था विरोध का कारण, फंड पे उनका कोई कंट्रोल था ही नहीं। तो अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव पीवाईक्यू रिसर्च इनिशिएटिव हमारा ये है। आप इसमें आकर के भाई पूरा स्टैटिक, कुछ नहीं करना है, बैठना है। अगर आपका रिवीजन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, आप 26, 27, 28 की तैयारी कर रहे हैं, CAPF की अगर इस साल की आप तैयारी कर रहे हैं, तो इधर आप एनरोल कीजिए। आपको ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट, रिच कंटेंट यहाँ पे मिलेगा। आप प्रैक्टिस करेंगे साइमल्टेनियसली, रिवीजन करेंगे साइमल्टेनियसली, और 360 डिग्री है ना, मोर देन योर बुक्स, बुक्स से बहुत ज़्यादा इसमें कवर्ड है, मैं आपको बता रहा हूँ। और कम से कम आप देखेंगे 30-40 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट हिट आप इसमें प्री में रेप्लिकेट होते हुए आपको दिखेगा। फैक्ट्री एक्ट 1891, और ये एक इंपॉर्टेंट बात, हमने देखा ना कि इंडिया को डी इंडस्ट्रियलाइज करने के उन्होंने कई हथकंडे अपनाए अंग्रेजों ने। 1813 का एक्ट एक था कारण, है ना, एक तरीका इनका। बाकी बीच में छुटपुट 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 कई कारण आए। अब क्या होने लगा, हमने देखा कि 1850s में खासतौर पे इंडिया में भी इंडस्ट्री धीमे धीमे ग्रो होना शुरू हो रही थी। हमने देखा बॉम्बे में ये क्या कहते हैं, कॉटन की मिल इस्टेब्लिश हुई, कलकत्ता में जूट की मिल इस्टेब्लिश होना शुरू हो गया। इंडिया में जैसे ट्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने लगा, धीमे से जो लोकल सिटीज़ है, कानपुर जैसे जो शहर है, वहाँ पे है ना टैनरी टूनरी, ये सब चीज़ें इंडिया में धीमे से ग्रो होना शुरू हो चुकी थी। वेस्टर्न जो कैपिटलिस्ट क्लास थी वो पर्टिकुलरली इंडिया से अफ्रेड थी। वो क्यों? इंडिया में लेबर अभी भी बहुत चीप थी। वेस्ट में क्योंकि लाइफ के स्टैंडर्ड बहुत इंक्रीज हो चुके थे, तो लेबर वहाँ चीप नहीं थी, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो अब कॉम्पिटिटिव उतना नहीं रहा, प्राइस कॉम्पिटिटिव उतना नहीं रहा। तो उन्होंने क्या, अब इंडिया में एक हथकंडा अपनाया कि इंडियन इंडस्ट्री को ग्रो करने से पहले ही कर्ब कर दो बाय एनेबलिंग स्ट्रिंजेंट लेबर लॉस इन इंडिया। तो उसके लिए फैक्ट्री एक्ट 1851 में लाया गया। पर्पज वॉज नॉट लेबर वेलफेयर, to improve the condition of labor in India, na. To ensure greater government control over industry in India, na. Provide level playing field for English manufacturers, this was main purpose.
दिस वॉज मेन पर्पज। इंग्लिश मैन्युफैक्चरर्स जो कि कंपटीशन लूज कर रहे थे, अब वो चाहते थे कि भाई इंडिया में हमारा कोई लेवल प्लेइंग फील्ड हो, की कारण यही था। अब इसमें प्रोविज़न क्या था भाई, वीकली हॉलीडे का पहली बार प्रोविज़न किया गया कि एक वीक में एक हॉलीडे तो कम से कम होगा ही। वुमेन वर्कर जिनसे पहले बहुत कम दाम पे बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था, अब इनके वर्किंग आवर को 11 घंटे के लिए लिमिट कर दिया गया। अब ये वुमेन एज वेल एज मैन के लिए मैक्सिमम पर डे वर्किंग आवर आई थिंक 9 घंटे है ना, और पर वीक आई थिंक ये समथिंग लाइक 47 आवर्स ऐसा ऐसा करके पर वीक आज के दौर में ये है। चाइल्ड लेबर जो है, मिनिमम एज ऑफ चाइल्ड वाज रेज्ड फ्रॉम 7 ईयर्स टू ये 9 घंटे 9 ईयर्स। पहले जो है 7 साल के बच्चे को भी आप लेबर है ना चाइल्ड लेबर लगा सकते थे, लेकिन अब 9 साल के बच्चे मिनिमम एज जो है वो चाइल्ड लेबर की होनी चाहिए। आजकल जो है फैक्ट्रीज में चाइल्ड है ना 16 साल से ऊपर का जो चाइल्ड है उसको ही आप एम्प्लॉय कर सकते हैं नॉन हजार्डस वर्क में, और 18 साल मिनिमम एज है किसी भी हजार्डस वर्क या माइनिंग में काम करने के लिए। ठीक है, 14 साल से कम उम्र के बच्चे को आप कहीं पे भी काम में नहीं लगा सकते हैं, इसके लिए फुल रिस्ट्रिक्शन है। तो ये बात है। अब मॉर्ले मिंटो के बाद क्या रिफॉर्म हुए है ना, उस पर कुछ एक क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछ रखे हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, हमें मालूम है। हाँ, लेकिन इस सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सटेंड कब किया गया, कौन से एक्ट के तहत इसे एक्सटेंड किया गया या फिर इसे वाइड किया गया? तो 1919 के एक्ट के तहत भी और 1935 के एक्ट के तहत भी सेपरेट इलेक्टोरेट को काफ़ी वाइड किया गया। 1919 के एक्ट में प्रोविज़न ये किया गया कि अब जो सेपरेट इलेक्टोरेट है ये इंडिया में है ना कम्युनल इलेक्टोरेट एक्सटेंड कर दिया गया टू द अदर क्लासेस, जिसमें मुस्लिम के साथ साथ है ना सिख भी आ रहे थे, उसमें जैन भी आ रहे थे, है ना, जो भी माइनॉरिटी रिलीजन थे वो सब इसमें आ रहे थे, है ना। तो इनको, और 1935 के एक्ट में तो इनफैक्ट इंडिया में जो बैकवर्ड क्लासेस थी है ना जो दलित थे, इन्हें भी एक सेपरेट वो दे दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। द मोस्ट शॉर्ट लिव्ड है ना वुमेन के लिए भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन इसमें था, ये भी याद रखो। मोस्ट शॉर्ट लिव्ड ऑफ ऑल द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट्स क्या थे, आप देख लो, यहाँ ड्यूरेशन देख लो तो आप पाएंगे ये इंडियन काउंसिल एक्ट ही था 1909, ये सिर्फ 10 साल चला इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का। ये लगभग आप देखें 639 है ना, तो ये 30 के आसपास साल हुए, इसके भी लगभग 20 के आसपास साल हुए, ये सिर्फ 10 साल चला, ये भी लगभग 20 साल तक चला, 20-25 साल। बाय वर्च्यू ऑफ विच एक्ट डायर की वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, हमने देखा डायर की कब इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ना प्रोविंशियल डायर की 1919 में। एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट वॉज पॉपुलरली नोन एज 1919 का रॉलेट एक्ट है ना, जिसकी वजह से एक सत्याग्रह भी हुआ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म रिपोर्ट फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इनमें से कौन से एक्ट को लीड टू किया? इट वॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। साइमन कमीशन वॉज अपॉइंटेड टू लुक इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, साइमन कमीशन 7 मेंबर का जो एक कमीशन बनाया गया था, जिसके विरोध के रूप में लाला लाजपत राय जी पे है ना वो हुआ लाहौर में, और उनकी वजह से लाला लाजपत राय जी को के एक तरीके से वो एक स्टेट के द्वारा की गई हत्या थी, राइट। तो सैंडर्स मर्डर उसी वजह से हुआ। तो ये सब चीज़ें जो चली ये साइमन कमीशन के आने के बाद ही हुई। साइमन कमीशन क्यों बनाया गया था? 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ये काम कैसे कर रहा है, इसमें रिफॉर्म क्या लाया जाए, उसके लिए साइमन कमीशन लाया गया। ये हम अलग उसमें देखेंगे, अलग वीडियो में देखेंगे, जहां हम नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। अभी क्योंकि हम स्टेटूटरी एलिमेंट्स पे फोकस कर रहे हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन क्रिश्चियंस एंड एंग्लो इंडियंस वॉज क्रिएटेड अंडर, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि इंडियन क्रिश्चियंस और एंग्लो इंडियंस के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया। ये सेपरेट इलेक्टोरेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ना, ये
1919 के थ्रू लाया गया। हमने देखा था कि 1919 के तहत इंट्रोड्यूस किया गया सिर्फ मुस्लिम्स के लिए। 1919 के एक्ट के तहत इसमें सिख आए, इंडियन क्रिश्चियन आए, एंग्लो इंडियंस आए, है ना, जैन पारसी आए, इनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविज़न वहाँ पे था। हु वॉज द वायसरॉय ऑफ इंडिया जब रॉलेट एक्ट पास किया गया? तो इनमें से वायसरॉय कौन था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आप रिसर्च कीजिए। एलिमिनेट भी आप कर सकते हैं, है ना, उसमें भी कोई एलिमिनेट तो क्या ही करना, अभी पीछे ही हमने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, तो आपको मालूम ही है रॉलेट एक्ट किसके टाइम पे आया होगा, यहीं पता चल जा रहा है। एलिमिनेट तो क्यों ही करना कि गांधी इरविन पैक्ट कब आया होगा, लॉर्ड रीडिंग कब जैसे था, लॉर्ड वावेल कब की बात है भाई, इसमें एलिमिनेट क्या ही करना है। लेकिन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन है। इट हैज़ रिड्यूस्ड, एक इंपॉर्टेंट बात, हाँ, महात्मा गांधी ने ये चीज़ें, ये सर्फडम है ना, ये बात किसके लिए कही? इट हैज़ रिड्यूस्ड पॉलिटिकली सर्फडम, इट हैज़ सेप्ड द फाउंडेशन ऑफ आर कल्चर एंड हैज़ डिग्रेडेड अस स्पिरिचुअली। तो महात्मा गांधी ने ये बात सॉल्ट टैक्स के बारे में की थी जब उन्होंने दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने कहा कि भैया हमें एक सर्फ बना दिया गया है, स्लेव बना दिया गया है। यूरोप में सिस्टम चलता था लॉर्ड और सर्फ का, लॉर्ड हुआ करता था सामंत, सर्फ हुआ करता था इसका एक स्लेव, है ना, सर्फ। तो इंडिया को एक स्लेव के तौर पे कन्वर्ट कर दिया गया है बाय स्नैचिंग आउट आर राइट टू मेक आर ओन सॉल्ट। तो जो सॉल्ट टैक्स लगाया जा रहा है, एक्चुअल में सॉल्ट उस टाइम पे इंडिया के लिए वही था जो आजकल पेट्रोल है ना। पेट्रोल में टैक्स, सबसे सर्टेन कमाई का जरिया सरकार का पेट्रोल पे लगाया गया, पेट्रोल डीजल पे लगाया गया टैक्स है, क्योंकि हर कोई कंज्यूम करेगा। उस टाइम भी सॉल्ट हर कोई कंज्यूम करता था, तो उन्होंने भारत में सॉल्ट लगाने पे बैन लगा दिया। और भारत में सॉल्ट कहाँ से आने लगा? लिवरपूल से, है ना, और इस पे लगता था इम्पोर्ट ड्यूटी। तो यह सबसे ज़्यादा सर्टेन जो इनकम थी ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट की, वो यहीं से थी। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिस पे आज का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हाईली बेस्ड है। अपार्ट फ्रॉम द अदर थिंग्स कि इसने म्यांमार को भारत से अलग किया, अपार्ट फ्रॉम द अदर थिंग्स कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किए जाने की, है ना, एक प्रोविज़न था, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया जाए जो कि प्रीवी काउंसिल के नीचे हो। प्रीवी काउंसिल हालांकि उससे ऊपर ही थी। तो ये सारे जो बहुत कॉमन से प्रोविज़न थे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट काम इसने किया कि जो प्रोविंशियल, है ना, जो प्रोविंशियल डायरकी पहले थी कि रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, रिजर्व्ड सब्जेक्ट थे प्रोविंशियल गवर्नर की अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, उस काउंसिल के द्वारा एक्सरसाइज किए जाने थे, इंपॉर्टेंट थे। ट्रांसफर्ड कौन से सब्जेक्ट थे? जो कि इंडियन मिनिस्टर्स के द्वारा एक्सरसाइज किए जाने थे। रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड जो सब्जेक्ट है, इस डिस्टिंक्शन को प्रोविंसेस में हटा दिया गया और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लाई गई। अब प्रोविंशियल जो, है ना, जो जो मिनिस्ट्रीज है वो ऑटोनॉमसली काम कर पा रही थी। पूरे प्रोविंशियल बजट का कंट्रोल इंडियन मिनिस्ट्रीज के पास था, है ना। तो इसी के चलते 1937 में इलेक्शन हुए। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने आई थिंक 6 प्रोविंसेस में क्लियर मेजॉरिटी हासिल की, 11 प्रोविंसेस में टोटल उन्होंने कहीं सरकार बनाई। इतने कर जो प्रोविंसेस थे कुछ एक ऐसे थे, कुछ ऐसी फिगर्स थी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेचर इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। एक और इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया था ना आपको कि बायकैमरलिज्म सेंटर में इस्टेब्लिश किया गया बाय 1919 का एक्ट, लेकिन स्टेट में बायकैमरलिज्म अभी भी नहीं था। वो इस्टेब्लिश किया गया 6 स्टेट्स में, नॉट इन ऑल स्टेट्स, है ना, 6 स्टेट्स में वो इस्टेब्लिश किया गया बाय 1935 का एक्ट, है ना। हाँ, तो 11 नहीं, ये हाँ 6 और 9 आई थिंक, हाँ 8-9 प्रोविंसेस में इन्होंने टोटल उस टाइम पे सरकार बनाई थी। तो 6 प्रोविंसेस में जो है बायकैमरलिज्म इस्टेब्लिश किया गया, सेंटर में लाया गया 1919 में, लेकिन 1935 में 6 प्रोविंसेस में बायकैमरलिज्म इस्टेब्लिश किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल कोर्ट, इन सब चीज़ों की बात थी। फेडरल कोर्ट के ऊपर प्रीवी काउंसिल थी, प्रीवी काउंसिल इंग्लैंड में बैठती थी, है ना। तो फेडरल कोर्ट वाज नॉट काइंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना, इससे भी ऊपर कोई थी। फ्रेंचाइजी एक्सटेंडेड अप टू 10% ऑफ द पॉपुलेशन। हाँ, ये फ्रेंचाइजी भी जो है एक्सटेंड कर दी गई थी, थोड़े ज़्यादा लोग जो है इसमें इंक्लूड किए गए थे। अगेन क्राइटेरिया क्या था डायरेक्ट इलेक्शन के लिए? आप रिच होने चाहिए, इलीट होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए। लेकिन
एक इसमें फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन की भी बात की थी कि हम एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे वॉलेंटरली। स्टेट्स, है ना, स्टेट्स पे कोई इम्पोज नहीं किया गया था, स्टेट्स वॉलेंटरली इस फेडरेशन को ज्वाइन करेंगे, ऑल इंडिया फेडरेशन को। लेकिन कोई भी स्टेट इसे ज्वाइन नहीं किया, जिसकी वजह से जो है ये कभी रियलाइज भी नहीं हुआ, है ना। फेडरेशन फेल्ड बिकॉज प्रिंसली स्टेट्स क्योंकि इसमें ना सिर्फ प्रोविंसेस आनी थी, बल्कि इसमें प्रिंसली स्टेट्स भी आने थे। सो दे रिफ्यूज टू ज्वाइन, है ना। इसकी वजह से ये कभी रियलाइज नहीं हुआ। क्रिएशन ऑफ फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सेम सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स रिजर्व्ड सीट फॉर वुमेन इन लेजिस्लेचर? अभी हम कर रहे हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात, लेकिन हमने ऑलरेडी देख रखा है कि 1935 के एक्ट में अलग से वुमेन के लिए लेजिस्लेचर में सीट रिजर्व करने की बात की गई थी, है ना। वुमेन के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी, समझ रहे हो। तो ये एक बात है। अगला, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑन नेशनल मूवमेंट? इट स्ट्रेंथन्ड द मूवमेंट, इट वीकेंड द मूवमेंट बाय सेटिस्फाइंग पीपल? नहीं, इट वीकेंड द मूवमेंट बिकॉज सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स एंड हिंदूज क्रिएटेड डिसेंशंस। ये रियल इफेक्ट रहा है अगर वो आपसे पूछे। एक्चुअल में 1935 के एक्ट ने मूवमेंट को बहुत वीकन किया, मुस्लिम्स अलग हो गए, हिंदू के अंदर भी डिवाइड किया गया, ओबीसीज के लिए अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविज़न था, है ना, जो कि बाद में हालांकि फिर रियलाइज़ नहीं हुआ क्योंकि नेशनल असेंबली के लिए इलेक्शन नहीं हो पाए थे, राइट। तो हिंदूज के लिए अलग इलेक्टोरेट था, वुमेन के लिए अलग, है ना, हिंदू में भी कास्ट हिंदू के लिए अलग, नॉर्मल हिंदू के लिए अलग। तो ये जो फैक्शन क्रिएट किए गए, इसकी वजह से नेशनल मूवमेंट की यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। था तो था। फेडरेशन, हाँ, वो तो हमने कहा कि इसमें फेडरेशन और पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात थी। प्रिंसिपल ऑफ सेसेशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस? नहीं, सेसेशन मतलब प्रोविंसेस को छोड़ देना, है ना, या उनको आज़ादी दे देना, नहीं, ऐसा तो कोई प्रोविज़न नहीं था। एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया? नहीं भाई, ये तो छोड़ो। एक्सेप्टेंस ऑफ आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ड्राफ्ट? नहीं, ये तो भाई कहाँ की बात हो रही है, 1945 पोस्ट 1945 की बात हो रही है ये, है ना। कैबिनेट मिशन 46 में आया, उसकी बात की बात हो रही है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सभी को मालूम है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर, वॉज नॉट द फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? डायआर्की एट द सेंटर एज वेल एज इन द प्रोविंसेस? नहीं, प्रोविंसेस में डायआर्की खत्म कर दी गई, सेंटर में लाई गई रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट की। तो नॉट द फीचर पूछा था, पहले ही इन्होंने बता दिया। बाय कैमरल लेजिस्लेचर था, सेंटर में भी स्टेट में भी, 6 स्टेट्स में, सारे में नहीं, 6 स्टेट्स में। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यस, बाय कैमरल डायआर्की रिमूव कर दी गई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ला दी गई। एंड ऑल इंडिया फेडरेशन, यस, जो कि बाद में कभी एग्जिस्ट नहीं हुई। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 नॉट करेक्ट? सेम, है ना। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी केम इनटू एग्जिस्टेंस, यस इट केम, बट नॉट करेक्ट पूछा है। बायकैमरल लेजिस्लेचर वर प्रोवाइडेड 6 प्रोविंसेस, बिल्कुल सही बात है। देखो, लाइन टू लाइन रिपीटेशन, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स एंड वेटेजेस वर एक्सटेंडेड, बिल्कुल सही बात है। स्टेट्स वर कंपेल्ड टू एंटर फेडरेशन, नहीं, विलिंग रखा था, इसीलिए फेडरेशन कभी नहीं बनी। फिर आता है इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947। तो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 जो है ये लाया गया 15 अगस्त 1947 को। इसमें प्रोविज़न किया गया कि ब्रिटिश रूल फॉर्मली एंड हो जाएगा, ऑफिस ऑफ वॉइस रॉय एबोलिश कर दिए जाएंगे और इंडिपेंडेंट गवर्नर जनरल जो है बना दिए जाएंगे। पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बने जिन्ना खुद, और इंडिया के गवर्नर जनरल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे लास्ट कौन थे, है ना, या फिर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे। एम्परर ऑफ इंडिया ड्रॉप्ड बाय ब्रिटिश मोनार्क, ये जो टैग दिया गया था एम्परर ऑफ इंडिया का, कब? 1877 में, है ना, दिल्ली दरबार के टाइम। वो पूरा जो है ना, वो जो टाइटल है वो भी ड्रॉप कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज एम्पावर्ड टू फ्रेम सोवरेन कॉन्स्टिट्यूशंस, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पास अब लेजिस्लेटिव पावर भी आ गई इसके बाद से, अभी तक नहीं थी, अभी तक नहीं थी।
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज के पास अभी तक लेजिस्लेटिव पावर नहीं थी। अभी भी जो लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पे है ना, वो जो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट की गई थी 1935 के एक्ट के तहत, समझ रहे हो, अभी भी वो काम कर रहे थे। हालांकि उसके लिए कभी इलेक्शन नहीं हुए थे, तो इफेक्टिवली इंडिया में एटलीस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही काम कर रही थी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली या लीगली ये जो पावर है लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पे, ये 1947 के बाद ही आई। प्रिंसली स्टेट्स गिवन द चॉइस टू ज्वाइन आइदर डोमिनियन, आइदर इंडिया और पाकिस्तान, और दे कैन रिमेन इंडिपेंडेंट। और ब्रिटिश पैरामाउंटसी को जो है एंड कर दिया गया। ब्रिटिश पैरामाउंटसी से रिलेटेड एक सवाल वो आपसे पूछ सकता है, बटलर कमीशन से रिलेटेड। बटलर कमीशन है ना, या इंडियन वो जो है प्रोविंसेस कमीशन, ऐसे करके अगर वो पूछे तो वो बटलर कमीशन ही था। लगभग 1927 के आसपास जो है फॉर्म किया गया। इसका काम यही था जांचना कि क्या ब्रिटिश पैरामाउंटसी को इंडिया में ख़त्म कर दिया जाए। उस टाइम बात ये चल पड़ रही थी। तो बटलर कमीशन ने एग्जामिन करके बोला कि नहीं, ब्रिटिश पैरामाउंटसी इज पैरामाउंट इन इंडिया, तो इट इज़ ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, पैरामाउंटसी को ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए। दैट मीन्स ब्रिटिश क्राउन सुप्रीम ही रहना चाहिए। और ब्रिटिश पैरामाउंटसी का मतलब ही यही था कि इंडियन जो प्रिंसली स्टेट्स है ये डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के साथ डील करेंगे, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन इज़ द पैरामाउंट पावर। वो कुछ भी अगर किसी एक्सटर्नल पावर से कोई भी अपने रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाहे, फ्रांस से, इंग्लैंड से, यूके से, तो वो ब्रिटिश क्राउन से पहले इजाज़त लेंगे। वाई? ब्रिटिश क्राउन इज़ द पैरामाउंट पावर। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है इस्टेब्लिश कर दी गई थी बिटवीन ब्रिटिश क्राउन एंड इंडियन प्रोविंसेस बाय पासिंग द सिस्टम ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड वाइसरॉयशिप इन इंडिया, है ना। तो इस पे भी वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं। देखो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पे क्या प्रोविजन था। बिल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट। ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि कब ये एसएनटी से मिला। एक्ट ऑफ 1947 लेड डाउन बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेमवर्क ऑफ नहीं, यही नॉट करेक्ट है। हमें मालूम है बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1935 के एक्ट। इसमें तो बस यही लिखा है कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास पावर होगी सोवरेन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस, बिल्कुल सही बात है। एक्ट एम्पावर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ ईच डोमिनियन टू हैव अनलिमिटेड पावर, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें कोई डिस्प्यूट की बात नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। अगेन वही, डोमिनियन ऑफ इंडिया गॉट रेजिडुअरी टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द प्रोविंसेस ऑफ सिंध, बलूचिस्तान, वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस। एक्ट सॉट टू ले डाउन कॉन्स्टिट्यूशन बाय लेजिस्लेटिव विल ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, नॉट पूछा है। बाय द विल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, नहीं, यही इनकरेक्ट है। एक्ट ने क्या बोला कि दे आर इंडिपेंडेंट, और विल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट अब खत्म कर दी जाती है। उसी का मतलब तो आज़ादी है। एक्ट प्रपोज टू सेट अप 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन, बिल्कुल सही बात है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ ईच डोमिनियन वाज टू हैव इंडिपेंडेंट अनलिमिटेड पावर, बिल्कुल सही बात है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, है ना, देखो लाइन टू लाइन रिपीट हो रहा है। अनलिमिटेड पावर, अनलिमिटेड पावर, सेम लाइन टू लाइन रिपीट हो रहा है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट a change brought about by Indian Independence Act of 1947. Government of India Act was amended to provide interim constitution. हो सकता है, अभी पेंडिंग रखो। नॉट पूछा है ना, तो इजी है इसका आंसर। इंडिया सीज्ड टू बी ए डिपेंडेंसी, बिल्कुल सही बात है। क्राउन वॉज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी टिल न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड, ये है नॉट चेंज। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को भी अमेंड किया और बोला कि जब तक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अपना नहीं बनता है तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ही आगे लागू किया जाएगा, एक्सटेंड किया जाएगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वो अब क्राउन नहीं रहेगी, वो क्या रहेगी, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सोर्स ऑफ अथॉरिटी कंसीडर की जाएगी। फॉर दैट पर्पज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज अमेंडेड, है ना। गवर्नर जनरल वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडियन डोमिनियन, बिल्कुल सही बात है। कमेंट सेक्शन में बताओ वो कौन था। आई थिंक विद दिस वी हैव फिनिश्ड ऑल द इंपॉर्टेंट स्टैट्यूट्स। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये सेशन कैसा रहा। हाँ, एक दो गलतियाँ बीच में आई थिंक गड़बड़ियाँ एक तो हुई होंगी, तो उन्हें भी आप हाईलाइट कीजिए, है ना।
बताते रहना चाहिए। और इफ़ यू एन्जॉय सच सेशंस, डू ज्वाइन दिस प्रोग्राम, दिस इज़ व्हाट वी ऑफर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।